अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको हमारी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। और अगर आप इस सीरीज़ में कोई भी चेंजेस चाहते हैं या कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम इसमें वो चेंजेस कर सकें और आप इस सीरीज़ से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। और अगर आप इस सीरीज़ की जो इस लेक्चर इस वीडियो के आप कमेंट्स क्या कहते हैं पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको इस वीडियो की जो स्लाइड्स हैं वो भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल सके। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मलीहा लोधी के 20 जुलाई के एक ओपिनियन दान ओपिनियन से लिया गया है, जिसका नेम है थ्री फ्रंट चैलेंज। अब बेसिकली मलीहा लोधी जो हैं वो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर रह चुकी हैं यूके की, यूएन के। और इनके बारे में एक फ़न फैक्ट ये है कि ये यूएन में पाकिस्तान की फ़र्स्ट वुमेन एम्बेसडर हैं और आज तक मलीहा लोधी के अलावा कोई भी वुमेन एम्बेसडर यूएन में पाकिस्तान का नहीं आया। और मलीहा लोधी जो हैं वो बेसिकली लिखती हैं फॉरेन रिलेशंस पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर। तो अब हम इनकी जो ओपिनियन है उनकी समरी डिस्कस करते हैं। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है, जो पॉलिटिकल लीड, उसे हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक एसेट समझती आई है, लेकिन वो हमारे लिए आज क्या बनती जा रही है, लायबिलिटी बनती जा रही है। और पाकिस्तान के लिए एक परमानेंट सिक्योरिटी डायलेमा बन चुकी है। कि उसकी वजूहत क्या हैं, क्योंकि हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं, क्लोनिकल बॉर्डर्स जो कि हमें जो बॉर्डर्स हैं कलोनियलिज्म से मिले हैं और तब से हमें एक प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हुई है हमारे बॉर्डर्स की। ठीक है, कश्मीर डिस्प्यूट हमें विरासत में मिला हुआ है। ठीक है, वॉलेटाइल रीजन हमारे ईस्टर्न में, हमारे वेस्टर्न प्रोविंस साइड्स पर, दोनों ही साइड्स पर हम हॉस्टाइल हो गए। तो बेसिकली पाकिस्तान के लिए मलीहा लोधी कहते हैं थ्री फ्रंट्स ओपन हो गए। ईस्टर्न फ्रंट जो कि 75 ईयर से ही ओपन है और पाकिस्तान ईस्टर्न फ्रंट इंडिया के साथ, और ये हमेशा से ही एक हॉस्टाइल रहा है। आपने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 जंगें भी देख चुके हैं, पाकिस्तान की रिसेंट एक 4 डे वार भी देख चुके हैं। उसके साथ साथ रिसेंट 2026 में पुलवामा अटैक हुआ है, 2026 में यूरी अटैक हुआ है, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ है और फिर 2025 में पहलगाम अटैक हुआ है। इसके साथ साथ वेस्टर्न फ्रंट जो कि एक रिसेंट फ्रंट ओपन हुआ है जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने गवर्नमेंट संभाली है, तब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन एक परमानेंट टसल का शिकार है। ठीक है, और अक्टूबर 2025 के क्लैशेस के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2-3 दिन की जंगी झड़पें हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने तो अपनी जो ट्रेड भी है वो भी बिल्कुल ही बंद कर दी है। उसके साथ साथ पाकिस्तान इंटरनल स्टेबिलिटी का भी शिकार होता जा रहा है। और पाकिस्तान की 75 हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस और आज़ाद जम्मू कश्मीर तीनों में एट अ टाइम अनरेस्ट चल रही हो, टेररिज्म का शिकार हो। ठीक है, अब हम इनको केपीके की क्या सिचुएशन है, बलूचिस्तान की क्या सिचुएशन है और हमारा जो एजेके है उसकी क्या सिचुएशन है, उनको हम बारी बारी नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब ये जो ओपिनियन है ये बेसिकली आपको फैक्ट बुक बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, हमारी जो बेसिकली 2 सीरीज़ चल रही हैं, एक तो डान डिकोडर सीरीज चल रही है जिसको मैं कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह, और जो दूसरी हमारी करंट अफेयर्स की जो डोमेन्स हैं, जो 11 डोमेन्स हैं। ठीक है, अब उन 11 डोमेन्स की जो हमारी क्या कहते हैं फैक्ट बुक किस तरह बनानी है और हमें एक अपडेटेड मटेरियल किस तरह चाहिए, तो उसको मिस मुकद्दस लीड करेंगी। आप उसको भी फॉलो करें और अपनी फैक्ट बुक को अपडेट करते जाए। और ये जो टॉपिक है वो आपको सेंट्रल टू पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं जिसमें फॉरेन पॉलिसी आ जाता है, रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म है, उसके साथ तो लिंक करेगा ही करेगा। उसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में भी हेल्प करेगा। और करंट अफेयर्स के पेपर में अगर रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म पर कोई टॉपिक आ जाता है तो उसमें भी आप क्या कहते हैं ओपिनियन को मलीहा लोधी को कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पाकिस्तान के जिस तरह मैंने बताया फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान का टॉपिक, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, अफगानिस्तान बॉर्डर रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और बलूचिस्तान और कश्मीर इशू में भी इस ओपिनियन को कोट कर सकते हैं, मलीहा लोधी को कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा आगे है इस जो मेन ओपिनियन का फर्स्ट की पॉइंट है वो बेसिकली है इंटरनल मिलिटेंसी इन केपीके। ठीक है, अब पाकिस्तान जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक, यानी कि 2026 के फर्स्ट हाफ में 200 टेररिस्ट अटैक फेस कर चुका है केपीके। उसके नतीजे में 300 किलिंग्स भी हमें प्रोविंस में देखने को मिलेगी। अब इसके साथ साथ जो टीटीपी केपीके का जो मेन इशू है वो है टीटीपी, और टीटीपी जो बेसिकली है वो सिक्योरिटी इशू है हमारा। ठीक है, सिक्योरिटी फेलियर है। अब
इसकी वजह अब टीटीपी जो था शुरू में हम देखेंगे कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है वो एक लोकलाइज्ड रीजन में अटैक ऑपरेशन करती होती थी। ठीक है, जिस तरह साउथ वजीरिस्तान में टीटीपी को एलिमिनेट करने के लिए एक अलग ऑपरेशन था, साउथ नॉर्थ वजीरिस्तान में एक अलग ऑपरेशन था, सवात में एलिमिनेट करने के लिए एक अलग ऑपरेशन था। लेकिन अब क्योंकि टीटीपी को बैक्ड बाय अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी तालिबान की गवर्नमेंट है और टीटीपी अफगान तालिबान का ही एक फ्रंट है, ठीक है। तो अब इन्होंने अपने जो अटैक जोन्स हैं उन्हें भी एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। और अपने अटैक जोन को एक्सपेंड करने के साथ साथ हम देखेंगे कि रिसेंट इनका जो केपीके के अलावा ये बलूचिस्तान में भी अटैक कर रहे हैं, और रिसेंट तो कराची में जो रेंजर्स हेडक्वार्टर है उस पर भी इन्होंने अटैक किया है। अब इसकी जो वजूहत हैं उसके क्या है, फेडरल और प्रोविंशियल एक फ्रिक्शन देखने को मिल रही है, क्योंकि केपीके में गवर्नमेंट है पीटीआई की और फेडरल में सेंटर में गवर्नमेंट है पीएमएलएन की। तो दोनों ही सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी को लेके एक काउंटर मिलिटेंसी स्ट्रेटजी को लेके टसल का शिकार हैं। दोनों ही इस मिलिटेंसी को डिफरेंट तरीके से डील करना चाहते हैं, तो इन दोनों का इत्तेफाकी राय नहीं हो रहा, ठीक है। जो स्टेट चाहती है वो बेसिकली इसको काइनेटिक फोर्स बेस यानी कि ऑपरेशन के जरिए इसको विद द यूज़ ऑफ फोर्स हल करना चाहती है, लेकिन इसका बेसिक हल दोनों में है कि हमें क्या कहते हैं, फोर्स के साथ साथ डिप्लोमेसी का भी क्या कहते हैं, इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बड़ा इशू तो ये है कि फाटा के रीजन में केपी की आवाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके एक मिसट्रस्ट का शिकार है। जब तक एक ट्रस्ट लोकल आवाम में एक ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके, तब तक जो ऑपरेशंस हैं वो भी हमारे फ्रूटफुल साबित नहीं होंगे। अब जो दूसरा फ्रंट है, दूसरा मेन पॉइंट है, वो बेसिकली है बलूचिस्तान क्राइसिस। अब जो बलूचिस्तान का इशू है वो बेसिकली ज़्यादातर है पॉलिटिकल, यानी कि बीएलए जो है वो बीएलए की इमरजेंसी इसलिए हुई है कि पाकिस्तान जो बलूचिस्तान के अवाम है वो अपने आप को डिसएडवांटेज्ड फील करती है, वो अपने आप को सौतेला मानती है कि हाँ, पाकिस्तान जो सेंटर है, फेडरल है, वो बलूचिस्तान के साथ सौतेला रवैया रखता है। तो हम जब तक इन्हें पॉलिटिकल राइट्स और इनकी बेसिक डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये इशू इसी तरह रहेगा, ठीक है। अभी फर्स्ट हाफ में 2026 का फर्स्ट हाफ में बीएलए ने ऑलमोस्ट 100 अटैक्स किए हैं, ठीक है। उन्होंने अपने जो अटैक्स हैं, टारगेट अटैक्स हैं, उनको भी डाइवर्सिफाई कर दिया है। वो अब रेलवेज, गैस पाइपलाइंस, स्टेट बिल्डिंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स और नॉन ब्लॉच सेटलर्स पर भी हमला करना शुरू कर दिए। आपने बहुत सी खबरें सुनी होगी रेलवे अटैक का, तो आपने रिसेंट 2024 में रेलवे अटैक हुआ था, उसके साथ साथ आपने ये भी खबरों में सुना होगा कि वो पंजाबियों के कार्ड देख के उन पर अटैक करते हैं। तो नॉन ब्लॉच सेटलर्स पर भी काफ़ी ज़्यादा अटैक करना स्टार्ट होंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि सीपैक, आए दिन किसी न किसी सीपैक प्रोजेक्ट पर उन्होंने हमला किया होता है, ठीक है। अब बलूचिस्तान में टीटी की भी प्रेजेंस बढ़ना स्टार्ट हो गई है, बलूचिस्तान में अब टीटी भी हमले करना स्टार्ट हो गई है। इसके साथ साथ जो इसकी बलूचिस्तान कन्फ्लिक्ट की जो मेन वजह है वो बेसिकली पॉलिटिकल है, जिसकी वजह से यूथ एलिनेशन है, लोग अपने आप को डिसएडवांटेज्ड फील करते हैं, ठीक है, और अपने आप को क्या है, एक गद्दार के तौर पर देखते हैं, यानी कि फेडरल जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को एक गद्दार के तौर पर देखता है, ठीक है। अब इसकी स्टेट जो है वो बेसिकली मिलिट्री ऑपरेशन पर रिलाई करिए, बलूचिस्तान के हल के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर रिलाई करिए, लेकिन बलूचिस्तान का इशू तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हम उन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं देंगे, उनके बेसिक डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे। इसकी बड़ी मिसाल देख लें कि जो सुई जो 1951 में सुई के मकाम पर से सुई गैस जो डिस्कवर हुई, ठीक है, वो अभी तक बलूचिस्तान में सही तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही, यानी कि पाइपलाइंस नहीं बिछी, लेकिन उससे पहले वो सबसे पहले कराची में डिस्ट्रीब्यूट हुई, पाइपलाइंस बिछ गई, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो तीसरा फ्रंट है वो बेसिकली है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, ठीक है। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है वो एक बेसिकली चल रहा है कि जो हमारा इस्लामाबाद है वो रन कर रहा है, इस्लामाबाद में बैठकर एजे गवर्नमेंट को रन कर रहा है, गवर्नेंस को कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ साथ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है एक सिविल पॉलिटिकल कोलिशन के तौर पर इमर्ज हुई है, और उन्होंने जो एजे की आवाम है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम है, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो डिमांड्स हैं, उनको पेश किया है। 2023 में भी जो एजे था
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और तब उनकी 28 पॉइंट में से कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स पर क्या कहते हैं इत्फाक़ राय हो गया था। लेकिन अब उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे अभी तक अमल नहीं किया जा सका। उनमें बेसिक मेन मसला रिफ्यूजी सीट्स का है, ठीक है, रिजर्व रिफ्यूजी सीट्स को ख़त्म करने का है, तो वो भी अभी तक फुलफ़िल नहीं हो सका। उसके साथ साथ यूथ में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और भी जेके की ग्रीवेंसेस हैं वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पाई। तो इस वजह से दोबारा 2026 में हम जेके में अनरेस्ट देख रहे हैं। अब बेसिकली हमने एक डिप्लोमेसी की बजाय, उनकी डिमांड्स पूरी करने की बजाय बैन कर दिया है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, और हम फिर एक दफ़ा अपने पड़ोसियों को, अपने नेबर्स को ये मौका दे रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर सकें। आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा कि रिसेंट कुछ इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं जो इंडियन ऑन है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अलहदा होने का फ़ैसला कर लिया है, अपनी सेपरेशन अलहदा का ऐलान कर दिया है। तो इसी तरह हम उन्हें, इंडिया को ये मौका दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की कश्मीर की सिचुएशन को हाईलाइट करके उन्हें यूएन में एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ करें। यानी कि इससे हमारा जो कश्मीर नैरेटिव है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा ईस्टर्न फ्रंट है इंडिया का, वो ऑलरेडी हॉस्टाइल है, ठीक है। 2025 में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक होता है, जिसके नतीजे में इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को अबयास कर देता है, सस्पेंड कर देता है। और तब से हमारी ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, जो कि 1960 में हुई थी, ठीक है, तो तब से ये अभ्यास का शिकार है। तब से इंडस वाटर कमिश्नर जो हैं वो भी, उनकी भी मीटिंग नहीं हुई। इसके साथ साथ वो वाटर को एक वेपन के तौर पर यूज़ कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब इसके साथ साथ दूसरा उन्होंने क्या किया है, हम एक मेजर आर्म एंड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को के प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में उसने अपना मिलिट्री डिफेंस भी बढ़ा दिया है। और वो मिलिट्री डिफेंस के लिए अब रशिया, फ्रांस और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ MOUs साइन कर रहा है। अब मेन जो है, जो शॉकिंग चीज़ है, वो है इंडिया ने अपने 12 न्यूक्लियर वार हेड्स को, मिसाइल्स को न्यूक्लियर सबमरीन पर डिप्लॉय कर दिया है, जिससे उन्होंने सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अचीव कर ली है। अब सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होता है? अगर आप पर, यानी कि इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक होता है और उसके नतीजे में उसकी सारी की सारी लैंड पे, जो ज़मीन पे मौजूद न्यूक्लियर लॉन्चर साइट्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इंडिया के पास तब भी ये सलाहियत है कि वो सी से, ओशन से कभी भी अटैक कर सकता है पड़ोसी कंट्री पर। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ साथ 1998 में पाकिस्तान ने मिलिट्री अपनी, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एटमी ताकत बना। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब पाकिस्तान किस डेट को, कमेंट्स में ये लाजमी बताएं कि पाकिस्तान ने किस डेट को न्यूक्लियर क्या कहते हैं, न्यूक्लियर अटैक्स किए, न्यूक्लियर ब्लास्ट किए, ठीक है, और कौन से डेजर्ट्स में किए, और उस दिन को हम क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और तब से पाकिस्तान और इंडिया एक रिसर्च पोस्चर अपनाए हुए हैं। अब बेसिकली रिसर्च डेटर्स क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया ड्यूरिंग पीस टाइम अपने लॉन्चर्स को, लॉन्चर स्टोरेज को और अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को, दोनों को अलग-अलग स्टोर करेंगे, जिसके नतीजे में उनको क्या कहते हैं, दोबारा से जोड़ना, उनको दोबारा से इकट्ठा करना, और उसके नतीजे में रिस्पॉन्स टाइम जो था वो दिनों तक दिन लग जाते थे रिस्पॉन्स एक न्यूक्लियर अटैक को। लेकिन अब क्योंकि इंडिया ने उस रिसर्च पोस्चर की बजाय एक लॉन्च रेडी पोस्चर अपना लिया है और अपने 12 न्यूक्लियर वार हेड्स को इंडियन सबमरीन INS आहिंद पर डिप्लॉय कर दिया है, और लॉन्चर्स और मिसाइल्स को एक ही मिसाइल के अंदर कनिस्ट्राइज कर दिया है, कनिस्ट्राइजेशन की पॉलिसी अपना ली है, जिसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स रेट है वो डेज से कम होकर मिनट्स में आ गया है। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि शॉर्टन द क्राइसिस डिसीजन मेकिंग टाइम। अब सिर्फ और सिर्फ एक सबमरीन का कमांडर ये डिसीजन ले सकता है कि किस पर हमने न्यूक्लियर अटैक करना है या नहीं करना। इसकी मिसाल एक आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को भी पढ़ सकते हैं। अगर वो रिस्पॉन्स रेट कितना कम था और वो जो सबमरीन का कमांडर था वो अपनी दानाई को, अक्लमंदी को यूज़ ना करता, तो तब एक वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकती थी 1960 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में। अब जो वेस्टर्न फ्रंट है वो अक्टूबर 2025 के क्लैशेस के बाद बिल्कुल ही फ्रोज़न हो चुका है। ट्रेड हमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है अफ़गानिस्तान के साथ, और हम सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ ट्रेड के लिए ईरान का रूट यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। अब पाकिस्तान पीरियडिकली एयर स्ट्राइक्स भी करता रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ इस्लामाबाद काबुल पे प्रेशर डाल रहा है कि आप टीटीपी को कंट्रोल करें, लेकिन काबुल टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ अब ये जो नेशनल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, इससे हमारे इंटरनल स्टेबिलिटी भी इफेक्ट हो रही है, फेडरल प्रोविंशियल रिलेशंस भी इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान की वाटर के ऊपर अलहदा से वार है, न्यूक्लियर पोस्टर्स को लेकर अलहदा से एम्बिग्यूटी क्रिएट होती जा रही है, ठीक है। अब ग्लोबली हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया की जो न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट है वो एक इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन NPT के तहत कंसर्निंग काफ़ी होती जा रही है, ठीक है। अब इसके की टेकअवेज हम अगर डिस्कस करें तो 3 फ्रंट सिक्योरिटी क्राइसिस है, ठीक है। KP और बलूचिस्तान में हमारी अनरेस्ट है, वो हमने डिटेल से डिस्कस की। AG में अनरेस्ट को डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि AG की अनरेस्ट पे है हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हम इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अफगान बॉर्डर क्लोजर्स 2025 से है, ठीक है। अब हम बेसिकली इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी को लेके हमेशा से फोर्स का यूज़ करता आ रहा है, और पाकिस्तान की AG की एक सोल्यूशन, AG की अनरेस्ट और बलूचिस्तान की अनरेस्ट का हल सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है। हम जितनी ज़्यादा इसको सिक्योरिटी या फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा ये सिचुएशन वर्स होती जाएगी, और इस वजह से हम सालों से एक सिक्योरिटी स्टेट बनते जा रहे हैं। हमें जो इकोनॉमी है, अपना कैपिटल क्या कहते हैं इकोनॉमी प्रोग्रेस पे लगाना चाहिए, वो हम किस पे लगा रहे हैं, एक सिक्योरिटी स्टेट बनने में लगा रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये कुछ डिस्कशन क्वेश्चंस हैं जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, नियर पेयर के इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो ये बेसिकली तो ये जानते हैं कि हम अपने हर स्टूडेंट को, इनरोल्ड स्टूडेंट्स को इन्फिनिट इंग्लिश एवेल्यूशन देते हैं, ठीक है। अब उस इन्फिनिट इंग्लिश एवेल्यूशन में क्या होता है कि आप कोई भी एक पैराग्राफ, एक टॉपिक उठाते हैं, उस टॉपिक पे आप एक पैराग्राफ लिखते हैं और हमें सबमिट करते हैं, और हम उसकी एवेल्यूशन करके देते हैं। तो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए तो ये ऑफ़र अभी भी है कि आप इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन पर एक पैराग्राफ लिखें और हमें सबमिट करवाएं और हमसे एवेल्यूशन लें। और जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो एस्पायर्स जो हमें देख रहे हैं और इन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वो अपना पैराग्राफ कमेंट सेक्शन में सबमिट कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भी हमारी एवेल्यूएशन मिले। इसके अलावा आप हमारी इस सीरीज़ से, दूसरी सीरीज़ से और हमारी फ्री रिसोर्सेज से इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहते हैं, फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो अभी हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर लिंक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। उसमें हमारे जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं उसको अवेल करें। हमारी जो आने वाले फ्री रिसोर्स है उसमें सर जो है का इस सैटरडे 8 बजे एक सेशन होने जा रहा है, जिसमें वो बलूचिस्तान सिचुएशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो अभी से हमारे जो नीचे के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, उसमें आपको इंशाल्लाह उसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम एक फ्री MPT की जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको भी, उसकी अपडेट्स के लिए भी हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। अब हम इसकी क्या कहते हैं, इस ओपिनियन की कुछ वोकेबलरी को डिस्कस करते हैं। तो पहला है डिसएनफ्रेंचाइज। अब डिसएनफ्रेंचाइज क्या होता है कि किसी भी शख्स को उसकी पावर, राइट से क्या कर देना, महरूम कर देना, ठीक है। जिस तरह हमने बलूचिस्तान की आवाम को और AJ की आवाम को उनके पॉलिटिकल राइट्स से महरूम किया हुआ है। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं कि मार्जिनलाइज, सप्रेस और एक्सक्लूड। एंटोनिम्स में आ जाएगा एम्पावर, इंक्लूड, इन्फ्रेंचाइज। अब ये एक टेक्निक है, इसके ज़रिए आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अब अगला वर्ड है एमनेट। एमनेट का मतलब क्या होता है, किसी खास चीज़, जगह से किसी खास चीज़ का तलु होना। जिस तरह जो सन है वो हमेशा ईस्ट से तलु होता है, तो वो एमनेट हो रहा है। ओरिजिनेट की बजाय हम एक एमनेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो ओरिजिनेट, अराइज और फ्लो है, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये जितनी भी वोकेबलरी है इसको हम रोज़ाना की बेस पे कंपाइल कर रहे हैं एक गूगल शीट में, ठीक है, विद द जिसमें हम उस आर्टिकल का नेम लिखते हैं, उस आर्टिकल के नेम से हम कौन सी वोकेबलरी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये विजुअल्स भी आपको उसी लिंक में मिल जाएंगे। तो अगर आप वो भी उस हमारी जो डेली वोकेबलरी लिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो फिर भी हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उनको फॉलो कर लें, उस चैनल में ही बेसिकली इसका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगला वर्ड है हमारे के लिए लोजर हेड्स। लोजर हेड्स बेसिकली क्या होता है, जब दो पार्टीज़ में एक स्टबबोर्डनेस हो, एक डिसएग्रीमेंट हो, ठीक है।
तो उसे हम कहते हैं लोजर हेड्स। जिस तरह जो पीटीआई की गवर्नमेंट जो केपीके में है और फेडरल गवर्नमेंट जो कि पीएमएलएन की है, दोनों न्यूक्लियर पॉलिसी न्यूक्लियर काउंटर मिलिटेंसी को लेके लोजर हेड्स हैं, एक दूसरे के राइवल्स हैं, एक दूसरे से जिद का शिकार हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, एट ऑड्स, और जो एंटोनिम्स हैं वो है एग्रीमेंट, हार्मनी और अकॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट बेसिकली क्या होता है, एक हर्डल होती है, ठीक है, समथिंग दैट गेट्स इन द वे और मेक द प्रोग्रेस डिफिकल्ट, जो किसी भी प्रोग्रेस को क्या कर दे, हॉल्ट कर दे, यानी कि एक हर्डल, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस या हर्डल या बैरियर के तौर पर आए, ठीक है। अब एंटोनिम्स में क्या है, असिस्टेंस, एड और बेनिफिट। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। तो मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप हमारी फ्री रिसोर्सेज से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं और आप इस सीरीज़ में कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इंशाल्लाह हम उसको इम्प्रूव भी करेंगे। और हमारी फ्री रिसोर्सेज को अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।